जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, बहुत सारे ग्रह जब हमारे अष्टम भाव पर चले जाते हैं, जनरली उन कुंडलियों का प्रेडिक्शन ये होता है कि उनमें जो है कुंडली बहुत अच्छी नहीं है, इस कुंडली में बहुत ज्यादा संघर्ष है। असल में जीवन में नई जो गाथा लिखते हैं ना, वो संघर्ष वाले लोग ही लिखते हैं। बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रह के कोई भी नई गाथा नहीं लिखता है। अब लेकिन अष्टम भाव है क्या, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी। उससे पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली में, अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर कीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको एक इस तरह की कुंडली दिखाती हूँ। कुंडली में आप ये देखेंगे कि हमारे 12 घर हैं। मैंने पहले हाउस के बारे में आपको बता रखा है और ये हमारा सप्तम हाउस है। सप्तम के बाद ये अष्टम हाउस है। ज्यादातर मैं आज जो बात कर रही हूँ ना, अष्टम भाव की कर रही हूँ। दूसरा, जब हमारा सप्तम भाव का स्वामी भी अष्टम में हो जाता है, दसम का स्वामी भी अष्टम में हो जाता है और उस पर कहीं से माना गुरु बृहस्पति चतुर्थ में है और चतुर्थ ग्रह की दृष्टि अष्टम में है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में क्या मिलता है? अगर देखा जाए, हमारे पास नवम और दसम का स्वामी, नवम क्या हो गया, हमारा भाग्य हो गया, और दसम भाव क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। तो नवम और दसम का स्वामी एक साथ है, तो एक तो ये कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बन गया। तो इस व्यक्ति के जीवन में कर्म में हमेशा उत्थान रहेगा, लेकिन इसे क्या, हमेशा ही कर्मशील रहेगा। अब सपोज ये हमारा सप्तम भाव किस चीज का होता है? सप्तम भाव होता है हमारे पार्टनर का, हमारे जीवन साथी का। अब ये भाव भी अगर यहीं चला गया, ये भाव ने भी यहीं चला गया और हमारा जो गुरु है, गुरु हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से ये 5वीं दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं, यानी कि हमारे सप्तम भाव का पार्टनर यहीं पर बैठा है। तो क्या है पता है, अगर इस व्यक्ति का एक विवाह होता है, ये चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इसको जीवन साथी बहुत ही ज्यादा विद्वान और गूढ़ ज्ञान वाला मिलता है। क्यों? क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि होती है ना, वो जब सप्तम भाव के पार्टनर पर दृष्टि डालती है, तो ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है ना, जो जीवन साथी होता है, वो बहुत ज्यादा विद्वान होता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इनके जो सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में गया, लेकिन जो छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी कहाँ चला गया? पंचम भाव में। ये भाव किस चीज का है? ये भाव है प्रेम का। तो अब जो प्रेम भाव का स्वामी यहाँ चला गया और लग्नेश जो है, लग्नेश हमारा छठे में आ गया। अब देखो, लग्नेश की दृष्टि भी ना आपकी यहाँ जा रही है, अष्टम में जा रही है। माना लग्नेश शनि है, शनि आपका छठे में बैठ गया, तो ये शनि ना आपको, मतलब आपके ऊपर किसी को हावी नहीं होने देगा। माना हम ये कहते हैं कि ये कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न में लग्नेश कौन होते हैं? कुंभ लग्न में लग्नेश होते हैं वो शनि होते हैं। और शनि आपके कहाँ बैठ गए? शनि आपके छठे में बैठ गए। छठे में शनि आपको शत्रु तो देंगे, उच्च कोटि के देंगे, लेकिन इन शत्रुओं को आपके ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अब क्या है कि आपके ये दोनों ग्रह भी यहीं बैठे हुए हैं, मोस्टली सारे ग्रहों की दृष्टि यहीं पर है। देखिए अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव की जागृति आपके लिए ना बहुत जरूरी है। और अष्टम भाव की जागृति आपको पता है किस चीज से होती है? अष्टम भाव की जागृति होती है, आपके ऊपर पितरों की परम कृपा होती है। तो पितर आपको ना उसी दिशा की तरफ ले जाते हैं, उसी दिशा में लगा देते हैं। कैसे? जैसे अष्टम भाव में सारे ग्रह हैं, तो ये क्या करवाता है? ये रिसर्च करवाते हैं, ये हमें सामाजिक तमाम बड़े बड़े संगठनों में डाल देते हैं और उनमें ये लोग छुप कर मतलब होता है कि सोसाइटी को दिखाते नहीं है, हो हवा नहीं करते कि हमने ये कर दिया, और ये बड़े बड़े काम कर लेते हैं सोसाइटी के लिए। तो इनके ना अष्टम भाव की जागृति होती है। वरना आजकल क्या है कि आप छोटा सा काम करते हैं और उस काम का फैलाव आप सोशल मीडिया में करते हैं, जिसके बिना अष्टम भाव में चंद्रमा केतु है और चंद्रमा है और केतु है, इसके अलावा बहुत सारे ग्रह हैं। ऐसे लोगों को अपने काम जितने निजी रखें, सोसाइटी में सेवा करने वाले काम ये जितने निजी रखें, उतना इनके जीवन में वृद्धि और तरक्की होती है। अब तो यहाँ तक कि अष्टम भाव की जागृति क्या है? आप कोई मंत्र करते हैं, आप पूजा प्रार्थना करते हैं,
आप कहीं किसी मंदिर में मत्था टेकने जा रहे हैं, देखिए मंदिर की फोटो डालना गलत बात नहीं है, मंदिर की फोटो डालिए, लेकिन मंदिर के अंदर जो आप ना साधना करते हैं, जो आप प्रार्थना करते हैं, उसकी फोटो नहीं डालनी चाहिए। वो इन लोगों ने नहीं डालनी चाहिए। किन लोगों ने? जिनके ग्रह अष्टम भाव में चंद्रमा, केतु, अकेला केतु, गुरु और ज्यादातर ग्रह यहीं पर होते हैं। लग्नेश अष्टम में हो गया, गुरु अष्टम में हो गया, इसके अलावा बुध अष्टम में हो गए, शुक्र अष्टम में हो गए, मोस्टली ग्रह अष्टम में जिनके हो जाते हैं। तो अब ये जिन जातक की तो मैं कुंडली बता रही हूँ, किसी की भी हो सकती है, पर्टिकुलर किसी एक की नहीं है। बस मैंने कुंडली जो इस समय आज मैंने नंबर ले रखा वो 11 नंबर की कुंडली ले रखी है। कुंभ लग्न की मैं बात कर रही हूँ। तो कुंभ लग्न में माना सपोज आपके 4 ग्रह यहाँ पर आ गए, तो ये एक तरह से संन्यास योग भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ना कई बार इसके अंदर संन्यास के ख्याल आ जाते हैं और कई बार ऐसे जातक विवाह इत्यादि नहीं करते हैं, ये संन्यास की ओर उन्मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे इनमें ना साधना का बल इतना ज्यादा आ जाता है, इनके अंदर साधना वो आ जाती है कि ये सांसारिक जीवन, सांसारिक भोग की तरफ को नहीं मोड़ते हैं। अब जो इनका पंचम भाव में छठे का स्वामी पंचम में चला गया, यानी कि रोग रिपो ऋण। अब मैंने कहा कि ये किसकी कुंडली है? ये है आपकी कुंभ लग्न की कुंडली। कुंभ लग्न में छठा के स्वामी कौन बना? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ चला गया? 5वें में चला गया। तो ये ना अगर कविताएं लिखें तो ये बहुत अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, और ये जब प्रेम वाली कविता लिखें उनमें इनका लेखन कविता बहुत, मतलब प्रकृति से ये प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं, प्रकृति की तरफ इनको अच्छा लगता है, ये जली चीजों को बहुत अच्छा मानते हैं। और इनकी जो मित्रता भी होगी जल तत्व के साथ। कब? चंद्रमा अगर मिथुन राशि में है, यहाँ पर को 30 पंचम भाव में कौन आ गई? मिथुन राशि आ गई। लेकिन चंद्रमा क्या है यहाँ पर? चंद्रमा छठे का स्वामी होके तब जाकर ये पंचम में क्या है। अब पंचम में जो मिथुन राशि है ना, ये जली राशि है। मिथुन राशि जली नहीं है, जली राशि जो है, मिथुन राशि तो वायु तत्व की राशि है, इनके जो विचार होते हैं बहुत तेजी से भागेंगे, पर ये जल तत्व की राशियों के साथ कंट्रोल रहते हैं। जल तत्व की राशियां कौन सी हैं? जल तत्व की राशियां हैं 4, 8, 12, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये जल तत्व की राशियां हैं 4, 8, 12। इनमें जाकर इन लोगों के साथ इनका चंद्रमा बैलेंस रहता है। अब अगर इनका प्रेमी या प्रेमिका भी इसी राशि के हो जाते हैं तो ये मेंटली बहुत ज्यादा बैलेंस होने लग जाते हैं। आप देखिएगा किसी के वैसे मिथुन और वृश्चिक राशि आपस में अगर ये किसी और उसमें हो, ग्रह अगर माना यही चंद्रमा 12वें में चला गया तो इसके वृश्चिक के साथ या वृश्चिक की इसके साथ नहीं बनेगी, लेकिन ये चंद्रमा 5th में चला गया, प्रेम का ग्रह बन गया। और चंद्रमा वैसे भी अगर चंद्रमा को क्या चाहिए? आप चंद्रमा को प्रेम दीजिए ना, तो चंद्रमा बहुत ज्यादा बैलेंस रहता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा किस चीज का तत्व है? चंद्रमा माँ को प्रदर्शित करता है। और माँ क्या है? माँ किस चीज के लिए जानी जाती है? माँ जानी जाती है समर्पण के लिए, प्रेम के लिए। अगर एक बच्चे सब जगह से दुनिया से हार कर आ जाता है, वो सिर्फ अपनी माँ की गोद में सर रख दे, तो उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है। तो इस अगर ये पुरुष की कुंडली है तो इसको नर्चर करने वाली स्त्री मिल जाती है, प्रेम देने वाली स्त्री मिल जाती है, तो इसका चंद्रमा बैलेंस रहता है। और ये अगर स्त्री की कुंडली है, इसको पिता जैसा, पिता के रूप में प्रेम देने वाला पति मिल जाता है या प्रेमी मिल जाता है, जो इसको हर चीज में, मतलब प्रेम होता है ना, जैसे माँ एक बच्चे को कैसे प्रेम देती है वैसा प्रेम, 5वें के चंद्रमा को ऐसा प्रेम चाहिए। और ये प्रेम इसको जिससे भी मिलेगा, वो चाहे मित्र हो, वो चाहे घर में बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, तो ये बहुत बैलेंस रहता है। और उसके बाद से ऐसे चंद्रमा वाले बहुत ही ज्यादा तरक्की करते हैं। मैं आपको ट्राइन बता रही थी ना, देखिए ट्राइन क्या होता है ना, ट्राइन होता है, एक तो पहले होता है 159, जब हमारे ग्रह 159 में होते हैं एक दूसरे से, कहीं भी 159, ये त्रिकोण की 159 नहीं, माना सपोज किसी का गुरु यहाँ पर है और चंद्रमा 5th में है,
तो क्या है, ये भी 1 का रिलेशन हो गया, यानी कि एक घर पीछे चंद्रमा, एक घर आगे गुरु, एक घर पीछे गुरु, एक घर आगे चंद्रमा। तो ये भी गुरु और चंद्रमा का बैलेंस है ना। तो उसके अलावा माना यहाँ पर 5th में चंद्रमा और 6ठे में शनि है, तो ये चंद्रमा शनि वाले जो होते हैं ना, ये बहुत जल्दी इनबैलेंस भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि और चंद्रमा का भी 1 वाला रिलेशन है, 1-5 वाला। अगर यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ शनि है, ये 1 वाला रिलेशन हो गया। 5 वाला रिलेशन, इससे 5 घर आगे। तो इनका क्या है, देखो अब इनके ऊपर अगर गुरु की और इनके इष्ट की परम कृपा होती है तो ये स्वयं में घूमते हैं। जितना ये घूमता है ना, इनका चंद्रमा उतना ज्यादा बैलेंस रहता है। और जिस दिन इनमें ऐसे लोग एकांतिक तभी रह पाते हैं जब ये साधना में चले जाएं, क्योंकि इनका एकांतिक रहना बहुत मुश्किल होता है। चंद्रमा केतु वाला एकांतिक नहीं रह सकता। चंद्रमा केतु वाला तभी एकांतिक रहेगा जब ये अंदर की तरफ मुड़ जाता है, इनका साधना भाव जागृत हो जाता है। ऐसे ही चंद्रमा शनि वाले एकांत इनको काट खाने को आता है, नहीं रह सकता है ये एकांत। लेकिन जब ये एकांत रहने लग जाते हैं तो ये साधना के उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसके बाद इनको भौतिक जीवन अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इनके लिए फिर एकांतिक जीवन क्या हो जाता है, वरदान हो जाता है। पर जब तक ये साधना में नहीं जाते हैं, वही एकांतिक जीवन इनको डिप्रेशन में ले जाता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में या अपने बच्चों की जन्म कुंडली में देखिए कि आपका जो ग्रह है, क्या मोस्टली ज्यादातर ग्रह आपके बच्चे के 8th हाउस में है। अगर आपके बच्चे के ग्रह या आपके ही ग्रह 8th हाउस में है या 6th हाउस में है, बहुत सारे आपको डरा रखा है कि अगर आपके तो ज्यादातर ग्रह यहाँ पर है, ये नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। कभी नहीं होता ऐसा। उन ग्रहों को, उस हाउस को हमें बैलेंस करना पड़ता है, और हमने उन ग्रहों को, उस हाउस को बैलेंस करना सीखे, हमें समझ में आ गया। जैसे अभी मैंने क्या कहा कि जब इष्ट की कृपा होती है, जब हमारे ऊपर हमारा प्रारब्ध बहुत अच्छा होता है, तो हमें क्या होती है, वैसी गाइडलाइन मिल जाती है, वैसी हमें एस्ट्रोलॉजर भी हमें अच्छे मिल जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में गुरु हमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कई बार जीवन में हमें पत्नी बहुत अच्छी मिल जाती है, पति बहुत अच्छा मिल जाता है। तो वो हमें उस पथ पर ले जाने के लिए आए होता है, और ये ईश्वर की कृपा होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सब कुछ होने के बाद भी हमें मार्ग नहीं मिल पाता है, तब जाकर हमें लगता है सारे ग्रह अष्टम में थे तो हमारे तो सारे खराब हैं। उस समय हम परेशान होते हैं। तो अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और आपके सारे मोस्टली ज्यादातर ग्रह आपके 6-8 में है या 12 में है, तो आप परेशान मत होइए। आप उस हाउस के कारक को जानिए, उसमें उसका जो मेन उस घर के जो लॉर्डशिप है वो किसके पास है। माना मैंने अभी आपको क्या बताया कि कुंभ लग्न के कुंडली में जो 8वां हाउस है, 8th हाउस है, उसके लॉर्डशिप बुध के पास है। तो आपको ना बुध को देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ बैठे हैं, ये किसके घर में जाकर बैठे हैं। अगर ये भी वहीं बैठे हैं और इनकी आपको महादशा आ गई, तो यकीन मानो कुंभ लग्न में उच्च का बुध जो रिजल्ट देता है ना, वो उस हाउस को बैलेंस करने पर ही रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो उस पर अगर गुरु की दृष्टि भी है, तो गुरु बुध से शत्रुता नहीं रखता है, लेकिन बुध क्या है, गुरु से शत्रुता रखता है। तो आपको बुध को भी और गुरु को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, चंद्रमा को बैलेंस करके चलना पड़ता है, और सबसे मुश्किल काम होता है चंद्रमा की बैलेंसिंग। जिसने चंद्रमा को जीत लिया उसने जग जीत लिया। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन है, और मन पर विजय किसने पाई है, मन पर विजय पाई है योगियों ने। तो ये कैसे जीता जाता है, ये चंद्रमा केवल और केवल प्रेम और करुणा, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर करुणा है, उसका चंद्रमा बैलेंस है। आप किसी भी महापुरुष की कुंडली उठाकर देख लीजिए, उनका चंद्रमा अगर कहीं भी 5th हाउस, 8th हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस में होता है। इन हाउसेस में क्या होता है, यहाँ पर चंद्रमा को बैलेंस आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर करुणा आ जाए, आपके अंदर प्रेम आ जाए, और ये जब आप बांटना सीख जाते हैं तो आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाता है। तो ये चंद्रमा
बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये प्रकृति की सेवा करके भी बैलेंस होता है। प्रकृति से चंद्रमा का बहुत, क्योंकि प्रकृति अपने आप में एक स्त्री है। प्रकृति को के साथ जब हमारी बैलेंसिंग हो जाती है ना, तो आपका केतु ठीक हो जाता है, आपका चंद्रमा ठीक हो जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा 5वें में, 6ठे में, 8वें में, 12वें में, इन जगहों पर है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिखिए और मैं इसकी बैलेंसिंग किस ग्रह के साथ कैसे बैलेंसिंग आपके चंद्रमा की होगी वो आपको बताऊंगी। तो आज की जानकारी इतने ही, फिर मिलती हूँ मैं पूरी तरह से ऐसे कुंडली के सारे भाव आपको समझाते रहूंगी। आज मैंने केवल आपको 1-5 का ट्राइन बताया। अगली बार कुछ नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार।